सो हेलो दोस्तों, आज हम क्यूए क्विज करने वाले हैं। किस पे? एसएचएम पे। आपने देखा था, हमने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। वहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चंस बेसिकली आसान ही है बच्चों। क्वेश्चन बेसिकली आते इधर से ही हैं कि आपने जो पढ़ा होगा वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी पढ़ा होगा, उसी सब के बेस्ड पे नया क्वेश्चन एसएचएम का बना दिया जाता है। एसएचएम का क्वेश्चन, एसएचएम तो बस थोड़ा सा यूज होता है भाई। बस हमको देखना होता है प्रोपोर्शनलिटी टू एक्स, अगर फोर्स है, टॉर्क है, थीटा का प्रोपोर्शनल, तो उसके आगे हम चीज़ें टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन उसके पहले लगने वाला चीज़ें सब वही है है ना। उसके पहले लगने वाला सब मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, कभी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए बच्चों। वो सब छोटा छोटा यूज करके सवाल बना दिया जाता है। देखिएगा आप इधर वैसा ही आ रखा है, ठीक है। आई थिंक मैं बता पा रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें आ रखी है। आप सवाल खुद से भी करिएगा बच्चों, क्योंकि करना ज़रूरी है। करना तो खुद से ही है, हम सवाल बस आपको बता रहे हैं कि इस टाइप का आता है, ठीक है। खुद से करना बहुत ज़रूरी है भाई। खुद से किए बिना बच्चों कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर किसी चीज़ को आपको पाना है तो खुद ही चलना पड़ता है, मेरे को चलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सर आप तो डिमोटिवेट करते हो। डिमोटिवेशन की बात नहीं है बच्चों, ये बात है आपका एग्ज़ाम करने का, है ना। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने का, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक बी, मतलब एक कोई ब्लॉक है अटैच टू द टू ऑन स्ट्रेच स्प्रिंग S1 और S2, ठीक है। सवाल बोल रहा है कि दो स्प्रिंग S1 S2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका K और 4K है, तो मतलब इसका K है और इसका 4K है। फिगर 1 ये है, फिगर 1, ठीक है। और बोला गया है आगे कि अदर इंड ऑफ द स्प्रिंग आर आइडेंटिकल, सपोर्ट सपोर्ट दिया गया है M1 और M2 का, नोट अटैच टू द वॉल। ये M2 और ये M1 जो सपोर्ट दिए गए हैं ना, ये वाली सपोर्ट ये दीवार से चिपके हुए नहीं है बच्चों, अटैच नहीं किए गए हैं, बस ऐसे ही रखे हुए हैं सपोर्ट टाइप का। स्प्रिंग सपोर्ट है वो निग्लिजिबल मास, इसका मास नहीं लेना है, इसका मास नहीं लेना है ना। हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, एक्चुअली में होता है, बट सवाल करने के लिए हम निग्लिजिबल ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। देर इज नो फ्रिक्शन एनीवर, फ्रिक्शन भी कंसिडर नहीं करना है। द ब्लॉक बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड द वॉल 1 एंड डिस्टेंस x। यहाँ था, यहाँ से इधर इसको ऐसे धक्का दे दिएगा, मान लेते इधर से फोर्स लगा दिया, ऐसे करके ऐसे धक्का दे दिए। अब होगा क्या, अब समझिएगा। एंड रिलीज्ड, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस x ऐसे धक्का दे दिया और छोड़ दिया, है ना। ऐसे ऐसे नहीं, किसी को ऐसे फोर्स लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, तो अपने आप ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो द ब्लॉक रिटर्न्स टू द मैक्सिमम डिस्टेंस y टुवर्ड वॉल 2। अब इधर हम धक्का दिए हैं तो ये स्प्रिंग चप गया तो फिर इधर ये धक्का देगा, है ना। स्प्रिंग चपेगा तो बाहर की तरफ धक्का देगा ना, फिर अब इधर की तरफ धक्का देगा तो इधर कुछ y डिस्टेंस चल लिया होगा। बताते हैं कैसे चला होगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई आर द मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिल्कुल, एक्स और वाई को मेजर करना है हमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। शुरुआत केस जो दे रखा है यही इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं, है ना बच्चों, यही इक्विलिब्रियम है इसका, ठीक है। तो ब्लॉक बी का, ठीक है, तो एक वाई अपॉन एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये शुरुआत में यही था, तो यहीं कैसे रह गया। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, थोड़ा सा सवाल जो मैं लाया हूँ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम सुधार देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये यहाँ पे नहीं थी, ये आपको, क्योंकि यहीं पे रहेगा तो फिर अगर हम उधर डिस्प्लेस करते हैं तो बच्चों चलना चाहिए ना तो चल ही नहीं रहा है, तो चलना चाहिए ना इसको बच्चों। तो ये लगभग यहाँ पे ये M2 जो है ना, M2 का सपोर्ट लगभग यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। ये M1 है यहाँ पे, ये M2 यहाँ पे है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर यहाँ से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको ब्लॉक को बी को इधर डिस्प्लेस करते हैं x डिस्टेंस, तो ये लगभग इधर आ जाएगा, यहाँ पे बता नहीं पाया है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो है ये सब बस ऐसे ही रखा हुआ है, M1 M2 सपोर्ट है ना। तो सपोर्ट है तो इसका कोई भी मास नहीं है, एक बस सपोर्ट है। तो अगर हम यहाँ से धक्का दे दिए हैं, इसको x डिस्टेंस इधर धक्का दिए हैं, देखिए x डिस्टेंस इधर धक्का दिए हैं, तो होगा क्या, ये स्प्रिंग चप जाएगा। और S1 का जो लेना है हमें, S1 जो है वो है K,
मतलब ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट 4K। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। शुरुआत में इधर धक्का दिया तो ये चपेगा, फिर ये इधर आएगा, ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये था, उसके बाद फिर इधर वाई डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, फाइनल केस जो इधर जाएगा वो वाई डिस्टेंस जाएगा। हमको पूछ रहा है एक्स अपॉन वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना बच्चों। आप खुद से करिए ना, आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे सोचना है कि अगर हम टाइम पीरियड वगैरह देखें तो टाइम पीरियड क्या होता था, 2π/ω होता था, है कि नहीं। बहुत मोटा ही हो गया ये पेन। 2π/ω होता था कि नहीं बच्चों। और ये टाइम पीरियड होता था स्प्रिंग के केस में 2π √ में m/k इक्विवेलेंट होता था, याद कीजिए हमने बताया था। देखा जाए तो यहाँ पे मास वगैरह भी m लेने के बाद और k ये लेने के बाद टाइम पीरियड आएगा, और टाइम पीरियड का यहाँ पे कोई रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट x और y के बारे में बताना है। तो ये चीज़ प्रयोग करेंगे तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो सोचा जाए तो देखेंगे हम यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग एनर्जी को भी, है कि नहीं। अगर ये इधर धक्का दिया गया है और सारा यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, एनर्जी तो कंजर्व होगा, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो होगा ही, बिल्कुल होगा ना बच्चों। कोई भी यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। कोई भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी फ्रिक्शन नहीं, कोई ड्रैग फोर्स नहीं, कुछ भी यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं बिल्कुल। तो वो क्या बोलता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये रुका हुआ है v = 0 पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक सेकेंड, जब इसको हम लोग x डिस्प्लेस कर दिए हैं, एक सेकेंड, जब हम इसको x डिस्प्लेस कर दिए हैं बच्चों, तो ये दब जाएगा, तो ये स्प्रिंग है ना बाहर की तरफ धक्का देगा, तो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग का, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे होता है हाफ ऑफ k इंटू इस ये k है ना इंटू x² इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हम केस ये इनिशियल नहीं ले रहे हैं बच्चों, हम केस इनिशियल ये ले रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो जीरो वेलोसिटी था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग दबा तो नहीं था, इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होना चाहिए। हम केस यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, ये इनिशियल है बच्चों, इनिशियल मैंने इसको ले लिया क्योंकि यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं, और फाइनल मैंने इसको ले लिया, नीचे वाला को फाइनल ले लिया बच्चों। नीचे वाला फाइनल कैसे हुआ, नीचे वाला में जब ये वाई डिस्टेंस इधर चला गया होगा ना, तो उस टाइम पे हमने इसको फाइनल ले लिया, समझिएगा, है ना। जब ये वाई डिस्टेंस इधर चल लिया होगा तब हम इसको फाइनल कैसे ले रहे हैं। इनिशियल कैसे है, एक्स डिस्टेंस इधर गया होगा जाकर रुका ही तो होगा, ये चपा होगा, ये रुका होगा, उस क्षण की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे तो यही होगा। और फाइनल क्या होगा, जब यहाँ से ये चल के इधर जाएगा, लेकिन इधर भी जाके ये रुक ही जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाई इधर कंप्रेस करेगा, है ना, यहाँ से मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस वाई ये कंप्रेस करेगा, तो वहाँ पे भी जाके ये रुकेगा ही, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ k, इस बार k नहीं लेना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है, तो हम यहाँ पे 4k ले लेंगे, हाफ k इंटू x², x नहीं इधर y कंप्रेस हुआ है तो y² हो जाएगा मीन पोजीशन से। अब हम लोग कर सकते हैं, आसान हो गया ना भाई, k इंटू x², k कट जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे आएगा x² इक्वल टू हाफ, और k कट गया तो 4y² आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू 2y आ जाएगा, सिंपल सी आंसर आ गया हमारे पास। हमें पूछ रहा था कि y/x का वैल्यू क्या होगा, तो ये हाफ हो जाएगा, तो यही तो आंसर हो गया बच्चों, हाफ, यही तो हो गया। चीज़ें आसान है, इतना हम बता रहे हैं, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर सब चीज़ यहाँ पे ये सब मासलेस दे रखा है, सारा फ्रिक्शन लेस है, तो इसका मतलब ये जितना इधर कंप्रेस करेगा उतना ही जब इधर जाएगा तो इधर भी कंप्रेस होगा, है ना। उतना ही कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन उतना ही जितना उसमें कंप्रेस करने में एनर्जी लगेगा उतना ही एनर्जी इधर, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगा, कहीं पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि सारा फ्रिक्शन लेस है। चीज़ें समझ रहे होंगे आप बच्चों, समझना है, चीज़ों को समझ के करना है, भले ही टाइम लगे लेकिन
चीज़ों को समझ के करना है। ओके, चीज़ें आसान थी, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चों की रॉड है, मास एम 12 लेंथ है उसका, सस्पेंडेड एट द मिडिल ऑफ द वायर एग्जिबिट द टॉरिशनल ऑसिलेशन। देख रहे हैं यहाँ पे रोटेशन का भी यूज हो रहा है। द टू मासेज एम आर अटैच्ड एट द डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द सेंटर बोथ साइड्स रिड्यूसेस द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 20% से रिड्यूस कर देता है। तो वैल्यू ऑफ ये क्या होगा, ये सब देखते ही बच्चों का हाथ पर फूलने लगता है, अरे भाई 20% ये वो क्या क्या होगा। चीज़ों को करना पड़ेगा बच्चों। देखिए 2019 का सवाल है, काफ़ी इजी ही सवाल है, इसमें कुछ वैसा हार्ड नहीं है। आपको एक सस्पेंडेड करना है वायर से, ये इस टाइप का मान लेते हैं, और यहाँ से वायर से लटका हुआ है एक 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 क्या लटका हुआ है बच्चों, ऐसा रोड लटका हुआ है, ठीक है। ये रॉड लटका हुआ है। बोला जा रहा है कि जब ये लटका हुआ है, इसका मास m है और इसका लेंथ 12 है, ठीक है। इसका लेंथ बच्चों 12 दे रखा है आपको। एग्जिबिट टॉरिशनल ऑसिलेशन, मतलब इसको होता है ना टॉरिशनल, मैंने बताया था आपको। टॉरिशनल ऑसिलेशन में क्या होता है, इसको इस टाइप से ऐसे कर दिया जाता है। अगर इस टाइप से इसको नचा दिया जाए, अरे यार बन जा भाई, है ना, इस टाइप से गोले गोले ऐसे कर देंगे तो ऐसे 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 होता रहेगा, तो वही टॉरिशनल होता है। तो वहाँ पे हमने टाइम पीरियड बताया था आपको बच्चों, क्या आता था, 2 पाई अंडर रूट में I/C आता था ना, यही तो आता था, यही तो आता था बच्चों। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हमको पता है यहाँ पे अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बाद में हम इसको इफ़ 2 मासेज आर प्लेस्ड m, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, बाद में अगर हम इस पे प्लेस कर देते हैं, देखिए बाद में करते हैं, शुरुआत में तो ऐसे ही था, ऐसे लटका हुआ था, और इस पे हम ले ऐसे करके, एक सेकेंड, है ना बच्चों, इस टाइप से था ये। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया है कि यहाँ पे छोटा सा मास m रख दिया है, और हमने यहाँ पे छोटा सा मास m रख दिया है, ठीक है। ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है। ये फाइनल केस में बता रहा हूँ बच्चों, ये इनिशियली था, है ना। फाइनल केस में ये कहाँ से रखा है, L/2 पे रखा गया है, ठीक है। इधर भी L/2 पे ही रखा गया है, और इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ L था। बेसिकली फाइंड हमको जो करना है वो I ही फाइंड करना है, तभी तो चीज़ें हो जाएगी। तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड को लटका देते हैं मिडिल पॉइंट से, तो हो जाता है, मैंने बताया था m इंटू L स्क्वायर, मतलब 12 है तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो ये रॉड है बड़ा वाला, तो इसके वजह से तो m इंटू 12 है उसका लेंथ पूरा, तो 12 का होल स्क्वायर तो आएगा ही, डिवाइडेड बाई 12 आएगा, प्लस में ये जो मसवा रख दिए हैं, ये जो मास रख दिए हैं, इसके कारण भी तो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे होगा सर, अरे निकाल लीजिए बच्चों, है ना, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। m है यहाँ से कितना दूरी पे है, L/2 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, लेकिन ऐसा ऐसा 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 क्यों है, क्योंकि एक मास ये है, वैसा ही L/2 इधर भी है, 2 से गुना कर दिया, तो चीज़ें अपन निकाल सकते हैं ना। देख लीजिए ये सारा, ये स्मॉल m है या कैपिटल M है, चलिए हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है, L स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है ना, ठीक है। और 2 यहाँ पे देख लेता हूँ कैसे आ रहा है, 4 तो m डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो m/2 आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा m L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4×12 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लिए, अब हमें निकालना क्या है, बोल रहा है कि फाइनल जब ये केस हो रहा है ना, वहाँ पे ऑसिलेशन रिड्यूस्ड बाई 20%। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी f है, अगर यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 20% से रिड्यूस हो जाता है। ये 100% था, ये 100% है, और उसमें से 20% रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस देखिए रिड्यूस हो जाता है, तो बचेगा कितना, 80%, है ना। तो 80% ऑफ f हो जाएगा बच्चों।
तो फाइनल केस में जो आप देख रहे हैं ना, जो फाइनल केस हमने बताया है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है वो 80%, तो 0.8 ही तो होगा 80% का है। ठीक है, ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल क्या था? इनिशियल तो फ्रीक्वेंसी आप देख ही सकते हैं, एफ ही था। हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, है कि नहीं? तो अगर हम टाइम पीरियड निकाल लें तो काम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी ही तो होता है। तो यहाँ से 1 टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट में सी ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बच्चों। ठीक है, हमें निकालना क्या था? स्मॉल एम आई कैपिटल एम। तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी इतने टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे? फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट में आई सी अपॉन आई का वैल्यू क्या है? फाइनल आई का वैल्यू क्या है? फाइनल आई का वैल्यू यही तो है, एल स्क्वायर इंटू m/3 प्लस m/2। एल स्क्वायर इंटू m/, क्या है? m/3 प्लस m/2। लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। देखते हैं क्या होता है बच्चों। 0.8 टाइम्स ऑफ 1/2 पाई ही हो जाएगा यहाँ पे, रूट ओवर आई बाई सी का वैल्यू क्या है? कैपिटल एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 था। हाँ, याद आ गया। ये 1/2 पाई 1/2 पाई तो यहाँ पे हटता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आगे अगर हम देखना चाहें, सी, एक सेकेंड यार, सी ऊपर आ गया है ना यार मैं क्या कर रहा हूँ, सी ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे सी सी काट सकते हैं, तो कितना बचेगा? स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/L स्क्वायर इंटू कैपिटल M/3 प्लस स्मॉल m/2 इक्वल टू 8864 0.64 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सी कट जाएगा तो 1 में आ जाएगा कैपिटल M L स्क्वायर बाई 3। एल स्क्वायर फिर से कटता हुआ दिख रहा है बच्चों। कैलकुलेशन करते जाना है, कहीं पे गलत नहीं करना है लेकिन है ना। अब देखा जाए तो क्या हमारे पास आएगा, अगर m/3 इधर ले जाए इक्वल टू 0.64 इंटू m/3 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको हम इधर ले जाए तो घटा देंगे तो m/3 कॉमन हो जाएगा और 0.636 आ जाएगा। देखो इधर ले जाएंगे तो ठीक है, इक्वल टू 0.64 इंटू m/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या करते जा रहे हो सर? आंसर तो आ ही नहीं रहा है, हमको आंसर निकालना है ना। स्मॉल m बाई कैपिटल, स्मॉल m बाई कैपिटल M का वैल्यू इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 0.63 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.64। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बच्चों? देखिए देखिए, 32 नहीं नहीं नहीं, 6 छक 36 नहीं नहीं नहीं, 4 9 36 और 16 चौके 64 होता था। ठीक है, ये 8 बार में काट देगा तो यहाँ पे बच कितना रहा है? ये 3 बार में काट देगा। 3/8 बच्चों कितना होता है? 3/8 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट, आंसर कितना दे रखा है? 0.8 6 बजेगा 8 7 56 7 आ गया, लगभग लगभग इतना आ रहा है। 0.37 आ गया, आंसर तो आ गया। जेईई मेन 2019 का सवाल देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सोचने का सवाल, कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन किया जा सकता है अगर आपने लास्ट तक किया हो तो, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप भी कर रहे होंगे साथ साथ। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, देख के कम से कम कर लेना है ना। हम जब बोलते हैं देख के कर लेना है तो कर लेना है बच्चों, लेकिन करना जरूर है, सीखना होता है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड लेकर करेंगे कि हमसे नहीं हुआ तो हम क्यों देखें, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। जीवन में अगर सीखना है तो चीज़ों को देखना पड़ता है, तभी तो सीखेंगे बच्चों। खुद ही आप अगर सब कुछ समझने लगेंगे तो हमारी क्या ज़रूरत है फिर। वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स SHM ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रीक्वेंसी V0 है,
कैरी चार्ज क्यू, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो कर ही सकते हैं। इफ़ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज स्विच्ड ऑन, ठीक है ठीक है, देख सकते हैं इस पर चार्ज प्लस का क्यू है, पॉजिटिव चार्ज इस पर भरा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इस पर, ये जो प्लस चार्ज है ना इस पर भरा हुआ, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो क्या होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, यही तो लगेगा, कैपिटल है तो कैपिटल लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे आके यहाँ पे ऐसे कंप्रेस हो जाएगा बच्चों, ये ब्लॉक कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये कंप्रेस हो जाएगा, मान लेते हैं ना इस टाइप का, मैं इधर बना देता हूँ, ये कंप्रेस हो गया है, शुरुआत में यहाँ पे था, इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे आ गया, ये कंप्रेस हो गया, तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, ठीक है, लगा तो रहा होगा, तो उसी तरीके से क्यू ई इक्वल टू के एक्स भी इक्वेट हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे ये इधर आ गया है ना, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है हमेशा। शुरुआत में कुछ भी नहीं चल रहा था तो मीन पोजीशन ये था, हमें सवाल में कुछ इक्वेशन नहीं पूछा, हमें बस यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा या फिर मीन पोजीशन शिफ्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अगर कुछ हमें देखना है तो हम टाइम पीरियड समझ सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक में, 2 पाई अंडर रूट में m/k इक्विवेलेंट, मतलब k ही होता है। तो देखा जाए तो ये टाइम पीरियड है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, मतलब कि 1/2 पाई अंडर रूट में k/m आ जाएगा बच्चों। तो देखा जाए तो अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज होना है तो ये तो कांस्टेंट है, k और m को चेंज होना होगा, मतलब कोई भी एक या दोनों, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, वो तो चेंज नहीं होगा भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ना, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है तो वो फिर चेंज कैसे होगा, नहीं होगा। और मास इसका ब्लॉक का थोड़ी चेंज हो रहा है, हम तो इस पर चार्ज क्यों रखे हैं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर आ गया, तो ये दोनों भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से एसएचएम हो रहा होगा उसी फ्रीक्वेंसी से होता रहेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी जो है वही रह जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी, चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं। अब बोल रहा है शिफ्टेड मीन पोजीशन, शुरुआत में अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो मीन पोजीशन यही था बच्चों, वो बात ठीक है, लेकिन हम अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लगा रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक हमको पता है इस यहाँ पे नहीं रुकेगा भाई, ये थोड़ा सा चलेगा, शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंटली अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा दिए हैं तो वो चार्ज डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाता है, आपने नहीं देखा है बच्चों, याद कीजिए आप, अगर इस टाइप से अगर हमने टांग देते थे, ये यहाँ पे चार्ज क्यों होता था इस पे, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो ये कहीं यहाँ पे आके रुका रहता था, इक्विलिब्रियम पोजीशन इस पे क्यू लगता था, नीचे एम लगता था, इधर की तरफ ये टेंशन लगता था, तो ये इक्वेट करता था, यहीं पे रुका रहता था, है ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता रहता था। वैसा ही यहाँ पे है, इधर ये आ जाएगा, तो जो भी एसएचएम होगा अब इधर के अबाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ऐसा है। पहले क्या होता था कि हम बस फोर्स लगा देते थे, ऐसे ऐसे टक से मार के छोड़ देते थे, तो ये यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा होगा, लेकिन ये टक से नहीं लगा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लग ही रहा है, ठीक है, इसी कारण ये कहीं इधर आ जाएगा। ओके सर, मतलब शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा भाई, कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा आगे, वहाँ पे एसएचएम होगा, है ना, आगे की चीज़ें हमसे पूछा नहीं है, बस ये पूछा है शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो चीज़ें आसान है बच्चों, ये सोचना था बस आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इजी सा सवाल है, मास एम है सोन इन द फिगर ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट पी। देखिए इस टाइप का सवाल लगातार आते रहते हैं कि एम्पलीट्यूड बताना है, टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, एम्पलीट्यूड पूछेगा। लोग घबरा जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, है ना बच्चों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। समझिएगा, ये पी पॉइंट जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी, इस पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, शुरुआत में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे एसएचएम कर रहा होगा तो एम्पलीट्यूड ए से कर रहा होगा, लेकिन अगर पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो वो कुछ अलग हो जाएगा। शुरुआत में मैंने क्या बताया था, मैंने लेक्चर्स बताते टाइम मैं बताया था, स्प्रिंग अगर दो स्प्रिंग ऐसे ऐसे अटैच हो तो ये सीरीज या पैरेलल में है, समझिएगा। पहले एक स्प्रिंग को काट देंगे तो मोशन रुक जाएगा, कोई भी एक स्प्रिंग को काट देंगे तो मोशन रुक जाएगा, इसका मतलब सीरीज में है।
ऐसे देखना था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, सीरीज में है, सीरीज में स्प्रिंग है, तो मैंने क्या बताया था उस टाइम पे। अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा देना है, वो पूछ भी नहीं रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा फोर्स इधर लगा दूं तो ये स्प्रिंग खींच जाएगा, ये इधर x डिस्टेंस खींचेगा, मान लेते हैं x2 डिस्टेंस, और ये इधर x1 डिस्टेंस खींचेगा, क्योंकि k1 k2 है ना, वैसे मान लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस खींचेगा। ऐसे ही तो मैंने शुरुआत किया था वहाँ पे भी। ठीक है, तो x1 प्लस x2 जो होगा वही तो इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। जो भी यहाँ पे एक स्प्रिंग खींचेगा तभी तो भाई ये ऐसे चम करेगा। मान लेते यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पे चलते चलते ऐसे आ गया, तो ये भी स्प्रिंग खींचा होगा तभी तो ये यहाँ पे आया है। यहीं वही तो एम्पलीट्यूड होगा, ऑसिलेट विथ SHM विथ एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे आ गया। कैसे आया, ये खींचा होगा, ये खींचा होगा, तो पूरा एम्पलीट्यूड इसके इसके सम के कारण ही हुआ होगा। हाँ सर, याद आ गया। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ समझिएगा कि मैंने बताया था सीरीज में फोर्स सेम लगता है, क्योंकि अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं ना, जैसे टेंशन जो होता है ना, जो स्ट्रिंग होता है, पुली ब्लॉक हम लोग पढ़ते थे ना, जो ऐसे करके पुली में लटका देते थे, तो वहाँ एक रस्सी में एक ही टेंशन होता था। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि सीरीज में ये स्प्रिंग ऐसे काम करता है कि इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स सब सेम होता है। ठीक है, जब इसको खींच रहे हैं तो इस पे भी उतना ही तनाव होगा, इस पे भी उतना ही टेंशन होगा। टेंशन अगर इधर खींच रहे हैं तो इधर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो टेंशन सेम होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी, टेंशन कौन सा, स्प्रिंग टेंशन। तो मान लेते हैं यहाँ पे टी सेम होगा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब वही स्प्रिंग टेंशन K1 इंटू x1 का वैल्यू K2 इंटू x2 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, सिंपल सी बात है। अब हमको पूछ रहा है कि ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब कितना एम्पलीट्यूड है इसका, तो x1 ही तो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ से x1 x2 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं सर, K1 x1 डिवाइडेड बाई K2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो x2 आया है इसको यहाँ पे पटक देंगे, पटकिएगा सर, x1 आ जाएगा प्लस x2 का वैल्यू K1 x1 अपॉन K2 आ जाएगा, इक्वल टू एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ से x1 कॉमन ले लेंगे भाई, तो K2 प्लस K1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई K2 आ जाएगा, इक्वल टू एम्पलीट्यूड है। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा, K2 ऊपर आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। सिंपल है बच्चों, किया जा सकता है, आप करिएगा खुद से, है ना। इस टाइप के सवाल आ रखे हैं एग्जाम में। 2018 का सवाल काफ़ी आसान सा सवाल है। सिल्वर एटम सॉलिड ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है हमें, मतलब फ्रीक्वेंसी ही दे रखा है, वो दे रखा है 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, मतलब 1/सेकेंड। व्हाट इज़ द फोर्स कांस्टेंट, समझ रहे हैं, व्हाट इज़ द फोर्स कांस्टेंट बोल रहा है बच्चों, अ बॉन्ड कनेक्टिंग द एटम विथ अदर। अब ये सब बोल दिया तो हम घबरा जाएंगे कि भाई ये सब क्या बोल दिया। अरे बच्चों, कुछ भी बोला जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट हम लोग क्या अभी तक पढ़ते आए हैं, फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अरे भाई यही तो पढ़ते आए हैं अभी तक, जो हम लोग पढ़ते थे F इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट में, तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता था, F/x होता था। तो ये होगा न्यूटन और ये होगा नीचे मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे ऑप्शन में भी न्यूटन पर मीटर, मतलब हमको यही K चाहिए, यही वाला K चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दे ही दिया और मॉलिक्यूलर वेट वगैरह गाड्रो नंबर दे दिया, इसका मतलब मास उसका खेला होगा। आखिरकार हम लोग जो पढ़ा था, टाइम पीरियड का वैल्यू होता था 2π/ω, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हम लोग बता सकते हैं ω/2π, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ही दे रखा है ना। ओमेगा का वैल्यू क्या होता था भाई, ओमेगा का वैल्यू होता था √k/m। याद कीजिए बच्चों, याद करना पड़ेगा, स्प्रिंग ब्लॉक में हमने बताया था और शुरू में भी बताया था। अरे यार, याद आना चाहिए बच्चों, आपको नहीं बताया था, d2x/dt² प्लस ω² ऑफ x का वैल्यू 0 होता था, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते थे ω² का वैल्यू k/m होता था, तो यहाँ से ये चीज़ नहीं आ जाएगा। अरे हाँ सर, याद आ गया, तो इसी का तो यूज करना है बच्चों। तो यहाँ पे k का वैल्यू ω² m रख देते हैं, हाँ, और हमें ओमेगा ही तो चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω/2π, ओमेगा ही तो चाहिए, तो ओमेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, √k/m। के का वैल्यू कितना है,
के ही तो निकालना है भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको 1/2 पाई अंडर रूट में ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा। ठीक है, आ तो गया, तो फिर एफ स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो 2 पाई इंटू एफ स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू के। तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। हाँ, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, वही तो, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग हम लोग 10 कंसिडर कर सकते हैं। सर 10 क्यों कर रहे हैं बच्चों, आप चाहें तो कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब 10 के पावर 24 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इंटू एम। मास कितना होगा भाई, अरे यार मॉलिक्यूलर वेट देगा, मास क्या होता है, मोल क्या होता है, पहले ये देखिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट जो कि दे रखा है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स सॉरी। तो यहाँ पे एक एटम दे रखा था, देखिए कहीं पे कनेक्टिंग 1 एटम, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 हो जाएगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ये 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पे ये मास नहीं बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो कितना हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 108, एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी देख लीजिए, लगभग लगभग ये यहाँ पे 2 बार में, यहाँ लगभग 3 बार में, लगभग ये ऊपर 10 आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। हाँ, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप बच्चों, करिए, आप कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा ये ग्राम में भी था, एक सेकेंड ये मास हमने ग्राम में लाया है, ये मास हमने ग्राम में लाया, तो ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो 10 के पावर यहाँ पे -3 भी लिखना होगा। कितना हो जाएगा, ये 100 ये कट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों देख सकते हैं आप, 3 से ये कट रहा है ना, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 दूना 72 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो लगभग लगभग ये 7.2 के आसपास आ रहा है, तो 7.1 के आसपास, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास ही है। आई थिंक क्लियर होगा भाई, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, एक्सटी ग्राफ है और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे क्या होगा, ठीक है। तो चीज़ें आसान है बच्चों, चीज़ें यहाँ पे आसान है क्योंकि ग्राफ दे रखा है आपको, हमको तो दिख रहा है कि साइन का ही ग्राफ है उस टाइप का। तो x वर्सेस t का ग्राफ है, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, कुछ एम्पलीट्यूड होता है a साइन ऑफ ओमेगा t हम लोग लिखते थे ना, ये तो एज यूजुअल था। यहाँ से शुरुआत होता है मोशन और यहाँ पे आता है तो एक टाइम पीरियड पूरा होता है भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये एक टाइम पीरियड होता है ना पूरा, तो पूरा टाइम पीरियड इसका कितना है 8 सेकेंड है, दिख रहा है हमें, टाइम पीरियड तो 8 सेकेंड दे रखा है बच्चों। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, एम्पलीट्यूड यहाँ से दूरी होता है, ये कितना दूरी 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, मतलब खाली साइन ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा कॉस ओमेगा, बाहर आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, देखिए ओमेगा यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ना, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, 2 बार में, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा भाई, साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टी का वैल्यू कब पूछ रहा है 4/3, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अरे यार हमसे ओमेगा पूछ रहा है ना, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है पाई/2, हमको दिख रहा है पाई/2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं पाई/2,
ये कट जाएगा, 2π/3 आ रहा है हमारे पास बच्चों, 2π/3 ही तो आ रहा है। अरे यार 4 होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी बच्चों सॉरी। यहाँ पे 16 हो जाएगा, π/4 है तो ये पूरा कट जाएगा ना यार, पता नहीं क्यों गलती होता है मेरे से भाई। तो माइनस का π² डिवाइडेड बाई 16 गुने साइन ऑफ π/3 कितना होता है, मतलब कितना हुआ 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। तो माइनस का √3 π² डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा बच्चों। यही तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, यही तो है यहाँ पे, यही तो दिख रहा है हमें, आंसर हो गया है ना। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, किया जा सकता है। फिर से एक और सवाल जो कि इजी ही बोल सकते हैं इसको भी, आसान आता है बच्चों है ना। पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड है स्पीड इज ट्रिबल्ड, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3। जब 2a/3 डिस्टेंस जाता है तो स्पीड ट्रिपल्ड हो जाता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगी, न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई, निकाल सकते हैं क्या बच्चों, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर SHM हो रहा था तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड 8 था। अगर स्पीड को ट्रिपल किया जाता है, मतलब फाइनल स्पीड v' जो है वो 3 टाइम्स ऑफ v हो जाता है, तो वहाँ पे x का वैल्यू रहता है 2a/3। अरे समझ में बच्चों, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं शुरुआत केस में, अगर हमको पता हो कि हम लोग नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे कि जो v का वैल्यू हो जाता था वो हो जाता था ओमेगा √a² - x²। v का वैल्यू इस टाइप का हम लोग निकाले थे, याद कीजिए, फार्मूला का टाइप होता था ये। हाँ सर याद तो आ रहा है, आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए। तो यहीं से बनेगा ये, यहीं से बनेगा। देखते हैं अगर हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो v का वैल्यू जो हो सकता है ओमेगा अंडर रूट में, जब ये कितना डिस्टेंस था a² - x का वैल्यू 2a/3 था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा √9 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा तो ऊपर 5 बचेगा, 5 ऑफ a² डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ रहा है भाई, √5 a ओमेगा डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब इतना डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस दूर था, ठीक है, इतना डिस्टेंस दूर था। लेकिन जब ये इतना डिस्टेंस दूर है तो वहाँ पे जो स्पीड हो रहा है ना वो 3 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब कि v' का वैल्यू इतना हो रहा है। तो मतलब जब ये चीज़ हुआ, जब ये चीज़ हुआ तो स्पीड का वैल्यू v' का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ v है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ v कर दीजिए बच्चों। तो 3 इंटू v का वैल्यू क्या है, √5 a ओमेगा, सॉरी a ओमेगा डिवाइडेड बाई 3। तो 3 कट जाए तो ये आ गया v' का वैल्यू। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं v' का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a' का भी वैल्यू, मतलब न्यू एम्पलीट्यूड बताना है इस पोजीशन में, जब ये 3 टाइम्स हुआ है उस टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ठीक है। इनिशियल तो a था, निकाल सकते हैं ना, v' का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी तरीक़ा से ओमेगा अंडर रूट में a' का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। हमको उसी टाइम पे बताना है तो फिर से वही हम करने वाले हैं। v' का वैल्यू कितना है बच्चों, √5 a ओमेगा है इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में, हमको a' का निकालना है, माइनस x का वही 2a/3 ही रहेगा। सर ये बार बार आप यही क्यों ले रहे हो, क्योंकि बच्चों हमें उसी टाइम पे एम्पलीट्यूड पूछ रहा है जब ये 3 टाइम्स हुआ था, तो 3 टाइम्स का ही केस ले रहे हैं, और कुछ हम अलग नहीं ले रहे हैं भाई, वही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, देख लीजिए देख लीजिए, 5 ऑफ a² ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a' का स्क्वायर माइनस 4a² डिवाइडेड बाई 9। ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 5a² प्लस 4a² डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 45, 49a² डिवाइडेड बाई 9। तो ये तो साफ साफ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर a² का वैल्यू, ये है a' का स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे a' का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7a डिवाइडेड बाई 3 दिख तो रहा है, 7a डिवाइडेड बाई 3, तो यही आंसर हो गया।
देख रहे हैं बच्चों, आसान था, मतलब किया जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, किया जा सकता है। चलिए आगे चलते, हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये है, और जो कि काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, इसको किया जा सकता है, आप खुद से भी करने का ट्राई करें, और ये फेमस भी है, ये लगता है सब टीचर्स भी करवाते हैं, है ना। तो आपको याद होगा कैसे इसको किया जाता है बच्चों। देखिए यूनिफॉर्म रोड दे रखा है जिसमें लेंथ एल है, मास एम है, पॉविटेड एट द सेंटर। ओके, नीचे जो आप देख रहे हैं इस रोड को, ये सेंटर पे यहाँ पे पॉविटेड है, ठीक है, मास एम है, लेंथ एल है, इंड आर अटैच विद द स्प्रिंग ऑफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये जो स्प्रिंग्स है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। आगे बोल रहा है आपके पास कि स्प्रिंग इज फिक्स्ड विद द रिजिड सपोर्ट एज शोन इन द फिगर, द रोड इज फ्री टू ऑसिलेट विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, rod is gently pushed through a small distance theta, a small angle theta in the direction one direction and then release frequency of oscillation। क्या हो, आसान सवाल है बच्चों, आसान सवाल है। देखिए इस टाइप का के यहाँ दोनों पे दे रखा है, देख आपको बोल भी रखा है यहाँ पे छोटा सा स्मॉल एंगल थीटा इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एसएचएम निकालने के लिए दो तरीके पढ़े थे, एक फोर्स का मेथड, एक टॉर्क का। तो टॉर्क ही लगने वाला है क्योंकि एंगल थीटा डिस्प्लेस हो रहा है। तो फाइनली ये एंगल अगर इस डायरेक्शन में हमने क्या किया था, छोटा सा फोर्स लगा दिया था एफ, तो उसके कारण ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस होगा और ये ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे अगर रॉड है भाई, इसको थोड़ा सा फोर्स इधर अगर ऐसे इस टाइप से हमने ऐसे दे दिया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इधर आ रहा है ना, रिजिड बॉडी है ना, तो इस टाइप से ऑटोमेटिकली इधर आ रहा है। तो इधर है स्प्रिंग इधर लगाया, फिर ये ऐसे 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 ऑसिलेट होता रहेगा, वही केस है यहाँ पे। तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं। मान लेते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ होगा, छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे x इधर चला होगा, ठीक है, ये छोटा सा डिस्टेंस इधर x चला होगा, दोनों तरफ सिमिलर ही केस है। अब फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, k इंटू एक्स इधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा। भाई स्प्रिंग को दबाओगे तो बाहर की तरफ ही तो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से बना दे क्या हम, चलिए अच्छे से बना देते हैं। देखिए शुरुआत में ये यहाँ पे था, फाइनली ये कुछ ऐसे डिस्प्लेस हो गया भाई, यहाँ पे स्प्रिंग चप गया था ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा स्प्रिंग यहाँ पे चप गया, ये पूरा ऐसे है, मतलब पूरा ये बॉडी है, ठीक है, इस टाइप से ये एंगल थीटा इधर चल गया, ठीक है। ये L/2 है क्योंकि ये सेंटर से है ना, तो ये L/2 ही होगा ना भाई। अरे यार ये रॉड है, यहाँ से L/2 ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस इसका x है। अगर शुरुआत में भी था तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये भी L/2 ही होगा ना बच्चों। देखिए ये एंगल बहुत छोटा हम लोग लिए हैं, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि L/2 का कॉस कंपोनेंट इधर आ जाएगा, साइन का इधर आ जाएगा, तो हम वैसा कर लेंगे, लेकिन बहुत छोटा है ना भाई, तो बहुत छोटा में फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटा सा एंगल, बिल्कुल छोटा सा एंगल है ना, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये L/2 ही रह जाएगा भाई साहब, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसका स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हमको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ होता है ना, मतलब आर क्रॉस एफ ही होता है। परपेंडिकुलर आ जाता है तो वहाँ पे साइन का कंपोनेंट नहीं आता है, ठीक है, रोटेशन का चीज़ है। सिंपल हो गया ना बच्चों, अब सिंपल हो गया। देखिए आर यहाँ से आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर ये है और ये फोर्स लग रहा है, तो ये आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो आर क्रॉस एफ करिए, अंदर आ रहा है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए आर परपेंडिकुलर ये है और एफ इधर डायरेक्शन में है, आर परपेंडिकुलर इधर है, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो देख सकते हैं अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी दोनों में अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कि ई नेगेटिव में आ रहा है, तो इसीलिए तो ये रीस्टोरिंग है। ओके, तो टॉर्क रीस्टोरिंग हमें निकालना है, ठीक है, सिंपल है। टॉर्क रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर कितना, L/2 क्रॉस एफ, एफ कितना बच्चों, एफ स्प्रिंग फोर्स क्या है, K इंटू एक्स, नेगेटिव का आएगा लेकिन ये दो टाइम्स आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है ना भाई ये, इसीलिए। तो ये टॉर्क रीस्टोरिंग आ गया हमारे पास, माइनस का L/K/x आ गया। पता है कि टॉर्क है तो थीटा का प्रोपोर्शनल लाएंगे तभी तो एसएचएम का ये हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमको पूछ फ्रीक्वेंसी रहा है, तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग ये बताएं, ये x कितना होगा बच्चों, L/2 है, तो L/2 का
कॉस कंपोनेंट ये था, लेकिन वो लगभग यही आ गया था। तो L/2 का साइन कंपोनेंट ये हो जाएगा। हाँ यार, L/2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बहुत स्मॉल है, स्मॉल एंगल है ना, बहुत स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं L/2 थीटा, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर रख देते हैं। टॉर्क रीस्टोरिंग माइनस का L इंटू के, तो वही है, एक्स का वैल्यू क्या है L/2 इंटू थीटा। टॉर्क रीस्टोरिंग का वैल्यू माइनस ऑफ L² इंटू थीटा। देख रहे हैं, टॉर्क रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया बच्चों। देख रहे हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हमने ला दिया। तो अब हम लोग टाइम पीरियड डायरेक्टली नहीं निकाल देते थे, पहले 2π में I/k लिख देते थे। अरे सर, तो यहाँ पे के ये वाला है नहीं, यहाँ पे पूरा के है, के टाइम्स थीटा है। ठीक है, हमारे पास के पहले आता था लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से था ना लग रहा टॉर्क, इस टाइप से है ना, इस टाइप से ऐसे है ना, ये इधर, तो ऐसे ऐसे लग रहा था ना दोनों तरफ से, तो इसीलिए हमारे पास कुछ अलग आ गया है। तो ये पूरा के है, के इक्विवेलेंट है ये, है ना, ये पूरा यहाँ पे आया है, ये के इक्विवेलेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, के इक्विवेलेंट आया है। तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2π में आई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसके अबाउट है तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा m इंटू L² डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, सेंटर के अबाउट है। ml² डिवाइडेड बाई 12 गुने के इक्विवेलेंट का वैल्यू है KL² डिवाइडेड बाई 2, ये 6 बार में कट जाएगा, L², तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/2π नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √6, नीचे आ जाएगा m। के भी है ना, के भी है, के तो नीचे आ रहा था, एक सेकंड, के नीचे कैसे आ रहा था, एम ऊपर आ रहा है, के नीचे आ रहा है, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो के ऊपर आ जाएगा 6m नीचे आ जाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट आई एम डूइंग कन्फ्यूजन ही हो जाता है। तो समझिएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी लगभग ये आ रहा है, कितना आ रहा है, टाइम पीरियड ये है 6 का टर्म दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, 1/2π, क्योंकि इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो 6 के ऊपर आ जाएगा, 6 ऑफ के ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा। कितना, इतना ही छोटा चीज़ में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देख रहे हैं बच्चों, टेम्परामेंट समझिए है ना, एग्ज़ाम में जाने के बाद भी ऐसा ही होता है, छोटा चीज़ रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल आसान था कि नहीं, आसान था, ये एडवांस का सवाल आया था और ऐसा ही मेंस में रिपीट कर दिया, बिल्कुल यही उठा के चिप दिया था, आगे आएगा। आसान है बच्चों, किया जा सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा आपसे भी, चीज़ों को थोड़ा सीखना पड़ता है। क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम पीरियड T है, T = 0 पे, द पोजीशन ऑफ एज एट इक्विलिब्रियम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ रहा है, तो ये हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो होता था हमारे पास, वो होता था ½ ऑफ के इंटू A² माइनस x²। सर ये सब याद करना है, अरे बच्चों करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसी टाइप से सवाल आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ½ ऑफ के इंटू x² होता था, दोनों को ऐड कर देते तो टोटल एनर्जी आ जाता था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें तो इसकी पूछ रही है। ठीक है, T = 0 पे पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम पे है, T = 0 पे पार्टिकल 0 पे होगा, T = 0 पे सब जगह पे 0 पे है। ठीक है, ये इक्वेशन होता था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी है ये वाला होता है, T = 0 रखना है तो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब समझ रहे हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो क्या करें, इसको साइन और कोस का कंपोनेंट लेके वैसे करना होगा, क्योंकि हम जो कंसीडर करते थे वो एक्स का वैल्यू क्या लेते थे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी ले लो बच्चों, ले लेते हैं सर। उसके बाद वेलोसिटी आता था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता था सर, और काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो ½ ऑफ m इंटू v² होता था जी सर पता है। तो यहाँ पे आता था ½ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर कर देंगे तो a² ओमेगा स्क्वायर cos² ओमेगा टी बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा।
तो इसी का ग्राफ पूछ रहा है, यही तो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी का, ओमेगा टी का है, मतलब कॉस ओमेगा टी का है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर मतलब कि नेगेटिव तो नहीं होगा, स्क्वायर का कंपोनेंट है ना, तो नेगेटिव तो नहीं होगा भाई, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या, सर्दी हो रखा है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव मतलब नेगेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा। टी इक्वल टू जीरो पे एक चीज़ सजेशन इसीलिए दे रहा है, सजेशन यहाँ पे इसीलिए दिया है क्वेश्चन में, ताकि आप गलत नहीं करें। देखिए यहाँ पे कोई बच्चे ए कॉस ओमेगा टी भी मान सकते थे, है ना, क्यों नहीं मान सकते हैं, वो भी सेटिस्फाई करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। लेकिन बोल रहा है आपको इस टाइप से लेना है एक्स का वैल्यू कि टी इक्वल टू जीरो पे उसका पोजीशन इक्विलिब्रियम पे हो। तो टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें यही लेकर चलना है, कॉस लेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ पे ए आ जाएगा, हमको वो नहीं लेना है भाई, है ना। इसीलिए बोल रहा है क्वेश्चन में यही लेना पड़ेगा। कॉस ओमेगा टी आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो लेना नहीं है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, वहाँ पे ए पे आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक्स का वैल्यू जीरो पे आना चाहिए। ओके सर। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम क्या होगा, यही आएगा, यही क्वेश्चन है। कॉस का ग्राफ कैसे बनता था, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता था ना भाई, ऐसे ऐसे बनता था, यहाँ से शुरू होता था ए से। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, जीरो से तो शुरू नहीं होता था भाई, जीरो से तो नहीं होता था, जीरो से नहीं होता था, ए से होता था। और क्या, और कॉस का ग्राफ का टाइम पीरियड जो होता था, टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे नहीं बच्चों, इस टाइप से आता था ना, मतलब इस टाइप से ऐसे जाता था और ये ऐसे जाता था, है कि नहीं। तो टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट होता था यहाँ पे, ऐसे ही तो होता था। तो स्क्वायर है तो नीचे वाला हटा के ऊपर कर दिए, तो ये सही दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे करके यहीं पे टाइम पीरियड ला दिया टी। टाइम पीरियड कंप्लीट होने में पूरा ऑसिलेशन होता है, यहाँ पे जाके यहाँ पे टाइम पीरियड होना चाहिए, यहीं पे लिख दिया है, ये गलत कर दिया है, यहीं पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे सही है, यहाँ पे जाकर टाइम पीरियड कंप्लीट होगा पूरा ऑसिलेशन का। आसान है चीज़ें बच्चों, किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आसान ही सवाल है, ये तो बच्चे उसी टाइम कर लेते हैं पढ़ते टाइम ही। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डी डिस्टेंस दे रखा है, तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो होता है हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, या फिर लिखते हैं हाफ ऑफ भाई सॉरी, हाफ ऑफ के, कैसे लिखते हैं, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, और पोटेंशियल एनर्जी में लिखते थे हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप, यही पे यही सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ठीक है, यही है। आई थिंक क्लियर होगा आपको, है ना। देखिए ये सवाल तो लगता है कि एसएचएम का है भी नहीं। ए और बी दो ब्लॉक दे रखा है आपको, 2m और m मास का रिस्पेक्टिवली, कनेक्टेड विद द मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी क्या होगा आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। समझिएगा, इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद, इस स्ट्रिंग को तोड़ने के बाद इमीडिएटली इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये एसएचएम का सवाल नहीं है, लेकिन किया जा सकता है सोचकर। इमीडिएटली मतलब शुरुआत का केस कंसीडर करना है और बाद का केस कंसीडर करना है। शुरुआत का केस क्या होगा, शुरुआत में अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो नीचे की तरफ इस पर लगने वाला mg फोर्स होगा, और इस पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 2 mg फोर्स होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग खींचा हुआ होगा, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स को kx लगा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर इनिशियल केस देखें तो इनिशियल केस में आपको पता है बच्चों, इनिशियल केस में क्या होगा, kx जो होगा वो टोटल की टोटल इक्वेट करेगा 2 mg और mg 3 mg को। इनिशियल केस बता रहा हूँ बच्चों, यही तो होगा भाई। अरे भाई शुरुआत में भाई किसी चीज़ को लटका के रखे हैं तो वो तो वैसा ही रहेगा ना, तो इनिशियल तो यही है। ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो इतना ही लग रहा होगा 3 mg के बराबर। इमीडिएटली अगर हम इसको कट करते हैं तो ये अचानक से ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा, और ये अचानक से हल्का हो गया ना, पूरा सिस्टम हल्का हो गया तो स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच लेगा, है ना भाई। पूरा था तो इक्वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ये हल्का हो गया तो ये ऊपर की तरफ खींच लेगा। समझ सकते हैं ना, ये कट देंगे तो ऊपर की तरफ खींच लेगा क्योंकि हल्का हो गया।
तो ये कट गया, अगर ये कट गया तो ये एम मास जो होगा, एम मास ये तो नीचे की तरफ गिरने लगेगा जी से। भाई उसमें कुछ और कुछ है ही नहीं, बस वो कट गया तो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब सेव ऊपर से टूट गया, अमरूद ऊपर से टूट गया तो वो नीचे की तरफ गिरता रहेगा ना। कितना से, क्योंकि कोई उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बस जी ही है। तो ये जो भी एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा वो और कुछ नहीं जी के बराबर ही होगा। मतलब एम मास का जो होगा, मतलब बी बॉडी का जो होगा वो जी से गिरेगा। जी से है, जी से है, ये तो नहीं होगा ये दोनों। अब देखना है कि इसका एक्सेलरेशन, ये कितना एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि भागेगा तो ऊपर की तरफ ही, हल्का हो गया है। कितना एक्सेलरेशन से भागेगा भाई, समझिएगा। जैसे इसको कट कर दिए तो ये वाली लगने वाली फोर्स हट जाएगी, ये हट गया, ये हट गया तो बस 2 mg लगेगा ऊपर। उस टाइम पे बस 2 mg नीचे की तरफ लगेगा। आफ्टर कट, कट करने के बाद 2 m मास के नीचे की तरफ बस 2 mg लगेगा, और ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कितना से नहीं पता है। तो इसमें पता भी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों शुरुआत में पूरा इस पे पूरा फोर्स लग रहा था, तो स्प्रिंग खींचा हुआ जितना भी था, स्प्रिंग खींचा हुआ वो 3 mg के बराबर था। अब स्प्रिंग कितना खींचेगा, अब स्प्रिंग कितना खींच रहा है, बस 2 mg। पहले 3 mg खींच रहा था, अब 2 mg खींच रहा है ना। पहले स्प्रिंग फोर्स जो था वो 3 mg खींच रहा था ऊपर की तरफ। इसको काटने के बाद ये बस 2 mg खींचेगा ऊपर की तरफ। मतलब कि पहले खींच रहा था 3 mg माइनस अब खींचेगा 2 mg, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका, 2m है, इंटू एक्सेलरेशन ए से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये mg इक्वल टू 2ma, तो साफ साफ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे g/2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में बच्चों। इनिशियल ये था, इनिशियल स्प्रिंग अपने तरफ जो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ 3 mg, अब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है 2 mg। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, सॉरी जो इनिशियल केस था उसमें से हम अगर फाइनल केस हटा देंगे तभी तो पता चलेगा कितना एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। बच्चों समझ में आना चाहिए आपको, इनिशियल जो 3 mg था वो ऊपर की तरफ था, अब जो ये इसको काटने के बाद नीचे की तरफ अब 2 mg लग रहा होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। इनिशियल ये था हमारे पास, बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ये था, अब काटने के बाद ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना बच्चों, सिंपल। अब हम जल्दी से सवाल एक कर लेते हैं भाई। पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। हाँ सर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड परफॉर्म SHM मोशन विद द सेम एम्पलीट्यूड आए इन द फर्स्ट केस। जैसा भी है देख लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 है। कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यही तो हो सकता है भाई, तभी तो होगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ही क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ m इंटू v², तो v मैक्स तो k मैक्स। देखा जाए तो अगर उसका लेंथ डबल कर दिया जाए, l को 2l कर दिया जाए, तो उसका एम्पलीट्यूड वही रहता है, a फाइनल और a फाइनल सेम रहता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 क्या होगा, जब इसका लेंथ 2l कर दिया जाता है। कैसे कर सकते हैं इसको बच्चों, कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है भाई, v इक्वल टू a ओमेगा ही तो होता है, मैक्सिमम तो यही होता है भाई, हमने निकाला था मैक्सिमम। जब कोई मोशन होता है, जब ये मीन पोजीशन होता है, तो ये ऐसे मोशन जब करता है, यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे आता है, तो जब ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ पे लगभग यहाँ पे जाते जाते इसका लगभग यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर आते आते यहाँ पे मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम होता था, जो कि होता था a ओमेगा। मैंने बता रखा है बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा, मैंने बताया।
तो वही का प्रयोग करना है, हमें वही का प्रयोग करना है। तो वी मैक्स जो होगा यहाँ पे K1 का वैल्यू जो होगा यहाँ पे हाफ ऑफ, इसको करना जरूरी है क्या? हमें बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम है। कर लेते हैं। K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ ऑफ m इंटू V1 का स्क्वायर, मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी ए मैक्स इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 है, हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, मतलब कि ए तो सेम ही है, इंटू ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा 1 रहेगा। अब इसको कैसे किया जाए? ओमेगा क्या होता है? टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता था? ओमेगा होता था अंडर रूट में K बाई एम, याद कीजिए, यही होता था क्या यार? हाँ यही होता था बच्चों। मैं भूल जाता हूँ। तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट K बाई एम होता था। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया है, या फिर ओमेगा का वैल्यू हम एक और लेते थे अंडर रूट में एल अपॉन जी इफेक्टिव का वैल्यू। टाइम पीरियड होता था ना एक और, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी इफेक्टिव का वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पे जो होता था टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आ जाता था अंडर रूट में जी बाई एल आ जाता था भाई, इस टाइप से कुछ होता था, हमको याद है। तो यहाँ से देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी होता था, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता था, क्योंकि जी का वैल्यू वैसे चेंज नहीं होता था जनरली, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पे दे नहीं रखा है, लेंथ चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया ना कि ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एल के। तो अगर हमने लेंथ का वैल्यू 12 कर दिया, एल फाइनल का वैल्यू 12 हो गया है, तो एल के टर्म में भी बता सकते हैं हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू प्रोपोर्शनल है तो 1/एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो जो 2 टाइम्स कर दिया है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम रख दें तो यहाँ पे K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? हाफ एम ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, पूरा वैल्यू K1 है, बस नीचे एक 4 टर्म आ रहा है। इसका मतलब कि K1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यही तो आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना हमने बच्चों? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली नीचे 2 आ जाएगा ना भाई। मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे हमारे पास K1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ K2 के आसपास आ गया है ना। और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर ही क्यों करना है, स्क्वायर थोड़ी आएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास। तो K1 का वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ K2। तो आंसर जो भी है आप देख सकते हैं ना। जेईई 2019 का सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल था, इसको किया जा सकता है ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये भी सवाल तो काफ़ी आसान सा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर का। पार्टिकल 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अरे यार बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, करिए, आप खुद से कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दूर है मीन पोजीशन से, तब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये मैग्नीट्यूड एक बार बोला है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, है ना बच्चों, हो सकता है। तो यहाँ पे पीरियड टाइम पूछा है, टाइम पीरियड क्या होगा? किया जा सकता है बच्चों आसानी से। ओके, तो हम अगर यहाँ पे कंसिडर कर लें कि हमारे पास x का वैल्यू क्या होगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी मान लेते हैं। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस का ए
ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ले ही सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है। ए ओमेगा कट जाएगा यहाँ से, तो 10 ओमेगा टी का वैल्यू हमारे पास जो आएगा वो 1 अपॉन ओमेगा आएगा, है ना बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा आ रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम लोग रख दें 4 सेंटीमीटर और a का वैल्यू रख दें 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास साइन ओमेगा टी का वैल्यू आ जाएगा। जो कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू जो होता है वो हमको आ गया यहाँ पे 4/5। तो यहाँ से हम अगर 10 का वैल्यू रख दें तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा करेंगे तो ओमेगा नीचे 3 और ऊपर 4 आ जाएगा, तो 8π/3 हो जाएगा। यही तो है। देख सकते हैं आंसर आसानी से आ गया। यहाँ पे पता चल रहा है आपको मैंने कैसे किया। साइन थीटा है तो इस टाइप से ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर 4 और ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये भी सवाल तो काफ़ी आसान सा ही दिख रहा है बच्चों। टू मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। अरे यार ये तो सवाल ही गलत लग रहा है देखने में। 2k दोनों का सेम ही क्यों आएगा, देख लेते हैं बच्चों। जिसका मास इतना इतना लटकाया हुआ है स्प्रिंग से, फ्री एंड से, मास ऑसिलेट करता है, द मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है। मतलब बोल रहा है कि वी मैक्स का वैल्यू इक्वल है। वी मैक्स कब होता है, ए ओमेगा पे होता है। तो सेम है दोनों केस में। सेम होने का मतलब क्या हुआ, दोनों केस में सेम है बच्चों। तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड क्या होगा, देख सकते हैं। अगर सेम है वी मैक्स तो a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 हो जाएगा। और हम टाइम पीरियड जानते हैं, ओमेगा 2 मतलब टाइम पीरियड का वैल्यू 2π/ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड उल्टा हो जाएगा, तो t1 अपॉन t2 निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक में, जब इस टाइप से लटका होता है, नीचे इस टाइप से स्प्रिंग होता है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे 2π√m/k होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था। ठीक है बताया था, तो यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √m1/k1। t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे है t2, तो यहाँ पे हो जाएगा m2/k2। m1 m2 दे रखा है, m1 50/k1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू दे रखा है 100, सॉरी k2 का वैल्यू 2 दे रखा है, m2 का वैल्यू दे रखा है 100, सब रूट में है। तो ये नीचे 2 आ रहा है, ये कट जाएगा, तो 1/√2 आ रहा है बच्चों, जो कि आंसर नहीं दे रखा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेम कैसे हो सकता है यार, सेम ही होगा तो नहीं होगा ना सोल्व। तो जैसा भी दे रखा है सवाल में करना ऐसे ही है, ठीक है। सर्दी हो रखा है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो काफ़ी आसान है यार, ये तो हमने कराया रखा था। मास सेम है, सस्पेंडेड बाय द एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है। अरे यार यंग्स मॉडुलस का केस मैंने लेके बताया था। अगर किसी चीज़ से ऐसे रस्सी लटका हुआ है तो इसका यंग्स मॉडुलस अगर y है तो y का वैल्यू हम लोग लेते थे किस टाइप से, हम लोग इसको एक स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर देते हैं, जहाँ पे k का वैल्यू लेते थे YA/L लेते थे। याद कीजिए, बताया था मैंने। उसी तरीके से टाइम पीरियड हम लोग लिखते थे ना, 2π√m/k लिखते थे ना, तो k की जगह पे बस इसको यूज कर देना है। 2π√m, नीचे हो जाएगा YA/L हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा करना है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दीजिए। देख लीजिए उल्टा करके, यही तो आ रहा है ना बच्चों। काफ़ी आसान है यार ये तो उसी टाइम करा दिया था, आते टाइम में बच्चों, है ना। एक और सवाल कर लेते हैं। ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक है, एम मास का, जेंटली प्लेस्ड ऑन कैपिटल M, व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन फाइंड इट्स न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। देखिए एम्पलीट्यूड का सवाल आता रहता है तो आसानी है। इनिशियल एम्पलीट्यूड A दे रखा है, अगर देखिए क्या किया गया है ना, ये मास M छोटा वाला ऊपर से रखा गया है,
शुरुआत में नहीं था भाई, शुरुआत में ये कैपिटल मास एम एस एच एम कर रहा होगा, कर रहा है, हमने ऊपर से एम और रख दिया, तो उसका टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा ना भाई। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के इक्विवेलेंट होता है, तो मास हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, इस पर रख दिया, तो टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ऑसिलेट होने में, है ना, कुछ वैसा होगा। तो जब ये ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है सर, सब समझ में आ गया, लेकिन करना कैसे है? करना बिल्कुल सिंपल तरीका से है कि अगर शुरुआत में कुछ नहीं था, इनिशियल जब था, इनिशियली क्या हो रहा था, देखिए मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ। इस टाइप से था, ये कैपिटल मास एम होगा और ये अपना एस एच एम कर रहा होगा आराम से, है ना, ये अपना एस एच एम कर रहा होगा और यही इसका मीन पोजीशन होगा। ठीक है भाई, मीन पोजीशन पे तो ऐसे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना, मीन पोजीशन पे अगर हो रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम ही होगा। तो यहाँ पे वी मैक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो हो जाएगा ए इंटू ओमेगा, है कि नहीं बच्चों? अगर आप सोच रहे हैं कि ए इंटू ओमेगा ही वी मैक्स क्यों आया, तो बच्चों आपको प्लीज़ जाकर देखना पड़ेगा लेक्चर्स को, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बता रखा था, है ना, वी मैक्सिमम यही क्यों आ रहा है। ऐसे तो बहुत बेसिक है ना बच्चों, अभी बताने लगेंगे तो टाइम हो जाएगा। ये आता था, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ये चीज़ मैंने बता रखा था, मैं बार बार क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे वी मैक्स हमारे पास ये आ रहा था, अगर इस पर कोई चीज़ नहीं रखा गया था, अब हम इस पर ये रख देते हैं, जेंटली रख देते हैं, धीरे से, छोटा वाला मास स्मॉल, तब क्या होगा, फाइनल। देखिए शुरुआत में अगर हमने कोई भी ये तो फ्रिक्शन लेस ही है भाई, है ना, स्मूथ ही है, कहीं पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वही वैसा ही केस होगा जाएगा ना, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, एम इंटू वी मैक्स, तो कैपिटल एम इंटू वी मैक्स कितना है, ए इंटू ओमेगा। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी फाइनल, एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा। वी फाइनल कितना है बच्चों, वी फाइनल कुछ ए एम्पलीट्यूड से जाएगा, कुछ ओमेगा से जाएगा, ओमेगा सेम रहेगा ना, ओमेगा क्या ओमेगा सेम रहेगा बच्चों, आई डोंट नो, क्या ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा ना भाई हाँ, ओमेगा डैश ले लेते हैं, क्योंकि ओमेगा चेंज हो जाएगा शुरुआत में, यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना, हाँ। और अगर कहीं पे कोई भी हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है ना, इस केस में हम जेंटली रख रहे हैं, देख रहे हैं एकदम जेंटली रखे हैं, आराम से रख दिए, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, कुछ हम यहाँ पे बाहर से फोर्स वोर्स नहीं लगा रहे हैं कि मोमेंटम चेंज कर देंगे, कुछ नहीं चेंज, मोमेंटम हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करना है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे A1 है, ये ओमेगा 1 है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि सॉरी डैश ही रहने देते हैं, क्योंकि 1 2 लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। एम ए इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के हो जाता है, कैपिटल एम यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाई के, तो 2 पाई फिर लिखेंगे तो हट जाएगा, टू पाई लिखेंगे नीचे फिर ना बच्चों, तो वो हट जाएगा, तो अंडर रूट में एम बाई के, तो एम नीचे के ऊपर, ये कट जाएगा। वो इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ए डैश हमको निकालना ही है, नहीं पता है, ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, उसी तरीके से 2 पाई, नीचे भी 2 पाई आ जाएगा, अंडर रूट में एम बाई के इक्विवेलेंट, एम यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, के का वैल्यू के ही है, ये कट ही जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए यहाँ से इक्वेट करने से क्या आ जाएगा, इनिशियल क्या था, कैपिटल एम ए अंडर रूट में के बाई एम, कैपिटल एम है इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, भाई यहाँ पे तो कट ही जा रहा है, रूट वाला हट जाएगा, तो रूट ऊपर आ जाएगा, तो ए डैश आ जाएगा यहाँ पे, के इंटू एम प्लस स्मॉल एम का रूट आ जाएगा बच्चों। ठीक है,
कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये रूट हटा के यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंडर रूट में एम इंटू के आ जाएगा। तो हमारे पास ए डैश का वैल्यू आ गया ना भाई, ए डिवाइडेड बाई एम के डिवाइडेड बाई के इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का वैल्यू ए डैश के बराबर हो जाएगा, के कट गया तो ए रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही तो है आंसर। देख सकते हैं आसान है यार, किया जा सकता है ना बच्चों, आसानी तो है, सोचना है पहले, यहाँ पे सोच सकते हैं। ये सवाल जेईई मेन 2019 का सवाल, ये भी उसी तरीक़े से मोमेंटम कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं होगा। ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अटैच्ड विद द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, shown in the figure, block is initially at equilibrium position, now the block is pulled with a constant force F, इसको पुल कर दिया गया है, ठीक है, पुल कर दिया गया है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड मैक्सिमम तो हमको पता है यार मीन पे ही होता है, तो हम चीज़ें समझ गए कि मीन पे ही पूछ रहा है। देख रहे हैं, इस तरीक़े से आप समझ जाएंगे ना कि क्या सवाल पूछ रहा है, तो आपका सवाल आसान हो जाएगा बच्चों। मान लेते हैं ये एक फोर्स लगा के इसको खींच दिया गया है इस टाइप से यहाँ तक, कांस्टेंट फोर्स एक लगा के खींच दिया गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता होगा क्योंकि पुल किया गया है, खींचा गया है ना, ऐसे टक से नहीं मारा गया है, खींचा गया है। ऑब्वियसली यही इसका मीन है और यहीं पे हमको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये सब दिमाग में आना चाहिए आपको कि मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है मीन यहाँ पे होगा, ठीक है, किया जा सकता है। तो यहीं पे आएगा तो ये वी मैक्स होगा, यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। अब सोचेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे लिखे, ए ओमेगा होता था, हमको याद है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता था बच्चों, ए इंटू ओमेगा। आपको पता है ए और ओमेगा में से कुछ नहीं पता है आपको। ये मैक्सिमम यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड चला है, ये यहाँ से कितना एम्पलीट्यूड चला है वो भी नहीं पता है हमको। ओमेगा हमको टाइम पीरियड से जाना पड़ेगा, उससे सवाल बनेगा नहीं है, उससे सवाल नहीं बन पाएगा बच्चों। आई थिंक आप ही सोचिए ना, अगर हम उससे जाएं तो यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा कर दें, एम बाई के कर दें, तो बनेगा सवाल इससे। ऐसा सवाल तो नहीं बनने वाला है क्योंकि और भी चीज़ें आपको दे नहीं रखा है यहाँ पे यार। देखिए कहीं पे अगर आपको इस टाइप से बोल दिया जाए कि लाइंग इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस और कुछ ऐसा स्प्रिंग दे रखा है, तो वहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन का सोचिएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, जब वहाँ पे इनिशियल फाइनल केस लेते हैं तब, या फिर किसी चीज़ से टकरा जाता है। लेकिन यहाँ पे टकरा नहीं रहा है तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर देंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिख नहीं रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं बच्चों। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, क्या है, देखिए इनिशियल केस हम ये ले रहे हैं फिर से, और फाइनल केस क्या होगा, जब ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा, जब ये यहाँ से ऐसे करके ये गुजरेगा ना, ये स्मॉल मास इधर गुजरेगा वी मैक्स से, तो ये फाइनल ले रहे हैं। याद कीजिए पहला सवाल भी इसी टाइप से था, है ना, उसी टाइप से है। तो इनिशियल केस ये लेंगे और फाइनल केस ये लेंगे। इनिशियल केस में जब ये यहाँ तक आया तो खींचा गया है, जब इसको खींचा गया इस डायरेक्शन में तो स्प्रिंग अपने तरफ खींच रहा होगा, है ना, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि हमने यहाँ पे खींचा है, तो वी कर लो 0 ही तो है, तो 0 हो जाएगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के कारण होगा वो हाफ ऑफ के इंटू जितना खींचा गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाएगा तो हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जब मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, जब उस टाइम पे तो खिंचाव भी नहीं होगा, उस टाइम पे तो लग रहा है खिंचाव भी नहीं होगा बच्चों। और यहाँ पे देखा जाए तो जब ये हमको इसको खींच रहे हैं तो एफ जो लग रहा होगा वो के इंटू एक्स के बराबर ही तो होगा जब यहाँ पे खींच रहे हैं, तो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो आसान ही तो हो गया भाई।
तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ना, हाफ ऑफ के इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ हाफ कटता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे एक के भी कट जाएगा। तो यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू एम हो जाएगा। तो वी का वैल्यू हो जाएगा एफ अंडर रूट में के बाई एम। ठीक है, तो आसान है बच्चों, ये किया जा सकता है। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। ओके, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल। मेटालिक बॉब ऑफ स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम रिलेटिव डेंसिटी इसका 5 दे रखा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है? जो एक केस लेते हैं, जैसे ये रिलेटिव डेंसिटी है तो डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी और डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले लेते हैं। अगर लिक्विड लेंगे तो यहाँ पे इमर्जिन लिक्विड ही है, अगर कोई और लेते तो कोई और आ जाता। टाइम पीरियड दे रखा है हमें 10 सेकेंड का होता है यहाँ पे। जब हम लोग इफ़ मेटालिक बॉब इज इमर्ज इन वाटर देन न्यू टाइम पीरियड, यहाँ पे नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल टाइम पीरियड है जब ये हवा में होगा। पानी में होगा तो इतना होगा, तो पानी में कैसे डालेंगे भाई, सिंपल है ना भाई। पानी में डाल दिया ना हमने बच्चों, पानी में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पानी में डालते ही बस एक ही केस का चेंज होता है जो हमने आपको बता रखा है। टाइम पीरियड इस केस में 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी इफेक्टिव होता है। एल चेंज नहीं हो रहा है, जी चेंज हो रहा है। तो जब देखा जाए तो इसका मान लेते हैं कि रो है डेंसिटी वाटर का, और इसका डेंसिटी हमारे पास पता है ये सिग्मा है। अगर एयर में है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी ही रहेगा। अगर वाटर में चला गया है तो यहाँ पे जी इफेक्टिव का केस हो जाता है, तो जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा ना भाई, जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो जाता है भाई। सिंपल है, ये तुमको आपको याद ही होगा बच्चों। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा सिग्मा अपन रो, रो अपन सिग्मा, तो समझिएगा बच्चों, जी का वैल्यू कम हो जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, तो ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तभी तो इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, है ना, 1 से कम आएगा। और 1 से कम इसमें घटाएंगे तो फिर जी का वैल्यू भी 1 से कम आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए इससे, तो ये वैल्यू भाई 1 से ज़्यादा आ जाएगा, जो कि नेगेटिव में आ जाएगा जी का वैल्यू, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, ये वैल्यू कम होता है। आपको देख सकते हैं कि डेंसिटी, ये जो बॉब है इसका ज़्यादा होगा तभी तो ये अंदर चला गया है वाटर के अंदर, नहीं तो ये छहला जाता, ऊपर फ्लोट करता। तो ये डेंसिटी ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा है, ये कम है। आगे समझ में। और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी लेना होता है, तो ये जो मटेरियल होता है उसका अपन में पानी का, या फिर जो भी मटेरियल है, ठीक है। तो इसी का उल्टा यहाँ पे केस आ गया, तो यहाँ पे जी फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। यहाँ पे जी फैक्टर का वैल्यू 4g अपॉन 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी फैक्टर वैल्यू 4g/5। तो ये वैल्यू तो इनिशियल टाइम पीरियड के बराबर ही था, इसका वैल्यू कितना था, 10 था बच्चों। तो टाइम पीरियड फाइनल जो हो रहा है हमारे पास, ये फाइनल है, वो कितना हो रहा है, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी का वैल्यू 10 है। अब बचा कितना है यहाँ पे, अंडर रूट में 5/4 बचा, तो 5√5 आ रहा है, तो ये एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। आ गया बच्चों आंसर, बिल्कुल आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये सवाल मैंने बोला ना रिपीट होता है, तो रिपीट हो गया है ना बच्चों, रिपीट हो गया है, ये रिपीट ही तो है। पिछले बार जो हमने कराया था वही सवाल तो यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसका आंसर फिर वही आया था, अंडर रूट 6/m आया था, याद है बच्चों, ऐसे किया था, इधर गया था, इधर गया था, बिल्कुल सिंपल है। 2019 का में आया था, इस टाइप का आ सकता है। ये भी सवाल एडवांस का है, किया जा सकता है इसको। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज सोन इन द फिगर। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे 2 दे रखा है, मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg है, ओके। इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग, बिल्कुल। इनिशियली द स्प्रिंग इज इन स्ट्रेच कंडीशन, अनदर मास 1 kg का मूविंग विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली with the first block. The collision is such that 2 kg block does not hit the wall. The distance in meter between the two blocks after the when the spring returns to its on a stretched position,
फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोलिजन। बड़ा बहुत सारा चीज़ बोल दिया है, इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं समझाता हूँ। सब चीज़ें इनिशियली रेस्ट पे है बच्चों, है ना। ये ब्लॉक इधर से चलते आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है। ये जाकर इससे टकरा जाता है, टकराता है इस तरीके से कि इधर तक ये मुड़ गया होगा, यहाँ पे स्प्रिंग बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट कंप्रेशन के बाद ये इधर धंस गया होगा, और ये यहाँ पे टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन है ना, तो ये खुद इसको टकराने के बाद ये खुद 1 kg का ब्लॉक इधर भागने लगा होगा। भाई एक चीज़ यहाँ पर रुका था, ये इसके टकरा के खुद इधर इस स्टेज जाने लगा, क्योंकि ये कंप्रेस कर चुका होगा। कोई भी चीज़ इधर रुका हुआ है, इधर आ रहा है, ऐसे टकराएगा तो इधर भागेगा, और ये इधर भी भाग सकता है, रुक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम वो चीज़ देखेंगे। लेकिन पूछ रहा है कि द डिस्टेंस इन मीटर व्हेन द टू ब्लॉक between the two block a spring returns to its unstretched position for the first time। ऑब्वियसली ये कंप्रेस हुआ है, और ये कंप्रेस होने के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। भाई कंप्रेस हुआ तो एक्सपेंड भी तो होगा। तो जब ये यहाँ पे आ जाता है, जब ये यहाँ पे आ जाता है तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ से चल लिया होगा। इसका मतलब बात कंफर्म हो गई कि ये टकराने के बाद इधर भाग रहा है ना। The distance in meter between the two blocks when the spring return to its unstretched position, when the spring return to its unstretched position, तब ये कितना दूर चला गया होगा, डिस्टेंस बताना है, ये कितना दूर चला गया होगा, मतलब ये इधर गया है ये। ठीक है, चीज़ें बच्चों यहाँ पे समझ गए आप तो आप कर सकते हैं। सर समझने के बाद भी नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं होगा मैं करा देता हूँ बच्चों। देखिए बात यह है इनिशियल केस में, देखिए फिर से वहीं पे मोमेंटम कंजर्व, और फिर हमको वही चीज़ करना होगा, मोमेंटम कंजर्व ही करना होगा, क्योंकि दो ब्लॉक टकरा रहे हैं, उसी टाइप का है। इनिशियल केस में जो है देखा जाए तो बस एक ही चीज़ मोशन कर रहा है ये, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं यार, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ये चल ही रहा है और इलास्टिक कोलिजन भी हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व हम लोग कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम कंजर्व ही करना होगा बच्चों, तभी बन जाएगा। ठीक है, इनिशियल केस में जब ये ब्लॉक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से अपने kg का है, और यहाँ पे इससे टकराता है 2 kg का, तो मोमेंटम इनिशियल क्या होगा बच्चों, 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड, और ये तो रेस्ट में है, प्लस 0 इंटू 2 kg, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 2 kg इंटू वेलोसिटी 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल देखना होगा आपको, पी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो आप ऐसे मान सकते हैं फाइनल मोमेंटम, फाइनल एक्चुअली में हो क्या रहा है, फाइनल में देखिए आप हो क्या रहा है यहाँ पे, इस टाइप से रहेगा, क्योंकि समझना जरूरी है बच्चों। ये इसको कुछ कंप्रेस कर दिया होगा, मान लेते हैं कि ये ऐसा स्प्रिंग होगा, ये 1 kg का ही है और ये 2 kg का है, ये इसको टकरा दिया तो ये कुछ वेलोसिटी v2 से जा रहा होगा, ये कुछ वेलोसिटी इधर v1 से जा रहा होगा। समझिएगा, यहाँ से जाकर इससे ये टकराया, तो टकराने के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी कुछ हो गया होगा ना भाई, इधर की तरफ हो गया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर ये रुका हुआ था ना, तो ये चल रहा था, तो हम लोग पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन में कि ये अपना वेलोसिटी इसको दे देता है। बच्चों ये गलती नहीं करना है, सेम मास होता है तब ऐसा होता है, ये सेम मास है, अलग अलग है ना भाई, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v2 से इधर जाने लगेगा, और यहाँ पे कुछ कंप्रेस होगा, वो हम नहीं पता है, आगे और होगा। फाइनल केस में जाते जाते यहाँ पे कंप्रेस होगा, लेकिन शुरुआत में जैसे ही टकराया इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, ये टकरा के कुछ इधर आएगा, क्योंकि बोल रहा है सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन तभी होगा जब ये इधर भाग रहा होगा, तभी तो होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि m फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं 1 kg इंटू v1 प्लस 2 kg इंटू v2 लिख सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन इधर है तो ये पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव है तो इधर नेगेटिव कर देंगे, है ना। मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम तो कंजर्व है ना भाई, तो कंजर्व है तो करा दीजिए ना, 2 आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है v1 प्लस 2v2,
ये कुछ आ गया, और 1 सेकेंड ये माइनस में है, किधर गया, ये माइनस में है ना, एक रिलेशन आ गया। और बोल रहा था एक चीज़ और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कि कोलाइल इलास्टिकली, तो आपको देखना है कि इलास्टिकली है तो फिर हम लोग इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना, दो बॉडी के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ई का वैल्यू 1 हो गया, इलास्टिक कोलिजन है। तो ई का वैल्यू होता क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता था भाई, यही तो होता था। सेपरेशन मतलब कि दूर दूर भागना, तो ई का वैल्यू 1 है, सेपरेशन मतलब दूर दूर भागना। तो दूर दूर कब भाग रहा है, जब यहाँ पे फाइनल केस हो रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की मतलब ये दोनों पास में आ रहे होंगे, सट रहे होंगे। तो यहाँ पे ये रुका हुआ था, रेस्ट पे था, और यहाँ पे ये इधर आ रहा है, तो मतलब ये सटना चाह रहा है। सटेगा तभी जब इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा इससे, ये 0 पे है, ये 2 पे, तभी तो सट रहा है कि नहीं। और सेपरेशन कब होगा, सेपरेशन कब होगा, जब ये इधर भागेगा, जब ये इधर भागेगा, है ना, जब फिर इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा, कुछ उस टाइप का ही होगा। उतना कुछ सोचना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि आप देख सकते हैं v2 माइनस v1 हम कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, v2 माइनस v1 कर सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कि पास आ रहा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे ना भाई, पास आ रहा है तो ये ज़्यादा है ना, तो 2 ज़्यादा है, 2 माइनस 0 कर देंगे, सिंपल। अब डायरेक्शन वाइज भी रखना है ना भाई, डायरेक्शन वाइज, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव था 2 का, तो ठीक है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे v2 पॉजिटिव है और v1 नेगेटिव में है, तो v1 का वैल्यू साइन के साथ नेगेटिव में रखना होगा। तो v1 का वैल्यू अगर हम लोग साइन के साथ रखें नेगेटिव में, क्योंकि साइन लेना पड़ेगा ना बच्चों, डायरेक्शन नेगेटिव है उसका, तो 2 बराबर हो जाएगा v2 प्लस v1 हो जाएगा, ठीक है। v2 तो पॉजिटिव ही था वो चीज़, तो ये आ गया हमारे पास। हम लोग को निकालना क्या है, कितना ये चला होगा जब ये मीन पोजीशन पे आ गया होगा, यही इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे आया होगा तो ये कितना दूर चल दिया होगा, समझ रहे हैं, मीन पोजीशन यहाँ पे ये आया होगा। ओके 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 ओके, तो ये भाई जब चल रहा है यहाँ से यहाँ पे जाकर कंप्रेस हुआ होगा, ये यहाँ से जाकर यहाँ पे कंप्रेस हुआ होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, तो फिर ये यहाँ पे फर्स्ट बार में आ रहा होगा, तो कितना टाइम पीरियड होगा भाई, ये पूरा टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा t, और यहाँ से यहाँ t/2, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर आने में यहाँ पे इसको t/2 टाइम लगा होगा। तो टाइम जो लगा होगा यहाँ पे टाइम पीरियड का आधा लगा होगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, 2 अंडर रूट में m/k होता है, 2 अंडर रूट में m डिवाइडेड बाई 2 है ना, m/k होता है। मास और स्प्रिंग कांस्टेंट दो है दोनों, ये भी 2 ये भी 2, तो ये तो 2π/2 अंडर रूट 2/2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये पाई के बराबर आ रहा है। जो टाइम लगेगा वहाँ पे आने में, इसको पाई सेकंड लगेगा। अब ये निकाला ही क्यों मैंने निकाला इसलिए क्योंकि जब जैसे यहाँ पे ये टकराया था वैसे ही इधर भागने लगा था, ये वाला जैसे इससे टकराया था तो वैसे ही ये इधर भागने लगा था। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना जाकर यहाँ पे आने में टाइम लगा होगा, उसी टाइम में तो ये इधर गया है। जैसे ही इससे टकराया होगा बच्चों, इससे टकराया होगा, तो टकराने के बाद ये इधर जाने लगा, तो इधर जाके फिर यहाँ पे आया। तो बोल रहा है कि जब ये यहाँ पे फिर से आता है तब ये कितना दूरी इधर चल लिया होगा, तो ये जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक फिर आने में लगेगा उतना ही दूरी तो ये चलेगा, उतना ही समय में तो इतना जितना दूरी ये चला होगा उतना चला होगा। समझ में आ रहा है भाई, आना चाहिए यार, है ना। जितना टाइम लगा होगा यहाँ से फिर से यहाँ पे आने में, उतना ही दूरी जितना ही टाइम लगा होगा उतना ही टाइम में ये इधर चल लिया होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं टाइम इतना लगा था और ये डिस्टेंस कितना चला होगा। तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, एक सेकेंड हम ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं, ब्राइटनेस किधर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना डिस्टेंस चला होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ब्लॉक, है ना।
कितना हो जाएगा, जो वेलोसिटी से वो जा रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी कितना लिया है हम लोग, v1 लिया है, तो v1 का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आया था, 2v2 माइनस v1 इक्वल टू 2v2 माइनस v1 इक्वल टू 2 था, और यहाँ पे कितना है, v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। अरे यार सही में यही आ रहा है क्या, यही तो आ रहा है। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ v2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, तो v2 का वैल्यू 4/3 हो जाएगा, और v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस v2, 2 माइनस 4/3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6, 3 दूना 6, तो 2/3 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है v1 का वैल्यू फिर से कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है। तो v1 का वैल्यू हो जाएगा 2/3 इस डायरेक्शन में, इंटू कितना टाइम लगा होगा बच्चों, पाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2/3 इंटू 3.14। तो ये लगभग टाइम आ जाता है 2.09 के आसपास सेकेंड। इतना मीटर चला होगा वो, इस डायरेक्शन में इतना मीटर चला होगा। तो समझ रहे हैं, इतना चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, इतना चीज़ सोचना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ में नहीं आया तो बच्चों प्लीज़ आप लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एक्सिस। ये तो लगता है मैंने क्लास में भी करा रखा है, आई थिंक आपको याद होगा। x इक्वल टू 0 पे x 0 से स्टार्ट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अरे यार ये तो काफ़ी आसान है यार, है ना बच्चों, ये तो काफ़ी आसान है। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया है, इसका मतलब कि हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो लगभग मेरे पास a का वैल्यू x का वैल्यू a/√2 आता था, मेरे को याद है। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आसान है भाई, ये तो बिल्कुल आसान था, ये मैंने कराया था। तो देखिए बच्चों, यहीं तक था सवाल। यहाँ तक आपको आने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। सवाल आपको नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर बाद में कर लीजिएगा, अभी आप देख कर सीख लीजिए बच्चों कैसे करना है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।